चलें, विषय पे लौटते हैं। कल हमने ये चर्चा करी थी कि भारत में जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है और जो है उसके पीछे रीजन क्या है। अब किसी भी देश के लिए, वो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हेलो, दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ। किसी भी देश के लिए जनसंख्या का बढ़ना एक समस्या होती है कि एक समाधान होता है। यही प्रश्न घुमा फिरा के आपके उसमें पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है और रिलेवेंट भी है, रिलेवेंट भी है ये प्रश्न। तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, हमें ये समझना है। मतलब एक तो एक नॉर्मल आंसर कोई बच्चा लिखेगा कि भाई बढ़ता है समस्या, जनसंख्या बढ़ती है तो ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। एक उस पर स्पेसिफाइड आंसर हमें चाहिए कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड थ्योरीज की समझ हो कि ये प्रश्न आता ही क्यों है, उसके पीछे का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो जनसंख्या के बारे में जो सिद्धांत तय हुए हैं वो भी क्रमशः विकसित हुए हैं। जैसे साइंस में कोई चीज किसी ने खोजी, अगली चीज उसके आगे आगे ने खोजी, अगली चीज उसके आगे ने खोजी, ठीक वैसे ही समाज में भी है। समाज की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी किसी एक ने शुरू किया, दूसरे ने उसमें कुछ जोड़ा, तीसरे ने उसमें कुछ जोड़ा। इस तरह से हम एक संगत निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, यह हमारी खासियत होती है। अब जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित तीन सिद्धांत हैं, हम उन तीन सिद्धांतों को समझेंगे और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब इससे संबंधित प्रश्न हमारे सामने आए तो जिक्र सिर्फ समस्या और समाधान का न हो, वह थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी आपके आंसर में नजर आए। आप परीक्षक को यह समझाने में सफल हो कि डेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं उनकी सम्यक जानकारी आपके पास है। अब तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत का माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी है, दूसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और तीसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविजन। हम तीनों को समझेंगे और खास बात यह है कि तीनों जो विकसित हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विकसित हुआ है और तीनों में एक तारतम्यता भी है। तीनों एक ही समस्या को तीन अलग अलग एस्पेक्ट से थोड़ा और अधिक गहराई से अध्ययन करते हैं। तो तीनों के सिद्धांतों का जो बेस है उस बेस में हमें तीनों के बीच एक कॉन्टिन्यूटी भी मिलेगी। अब समझें कि किसी भी देश में जो जनसंख्या है या किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर जो जनसंख्या है, ये तीन तत्वों से बढ़ती है। इसमें जो इंक्रीज आता है उस इंक्रीज के पीछे तीन कारक होते हैं। पहला जो कारक होता है वो होता है डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का संबंध, है ना। ये कारक तब प्रभावी होता है, डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का संबंध तब प्रभावी होता है जब मान लें कि उस पर्टिकुलर स्थान विशेष पर कोई अन्य कारक प्रभावी नहीं है, सिर्फ यही कारक प्रभावी है। तो जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिरूप क्या बनेगा, पैटर्न क्या बनेगा। दूसरा, फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर।
एक दिए गए निश्चित काल क्रम में किसी देश में प्रजनन दर यानी प्रति दंपत्ति बच्चा पैदा करने की औसत, एक दंपत्ति किसी काल क्रम में कितने बच्चे पैदा कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1970 के दशक में हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 6 था, यानी 2 लोग मिल करके 6 बच्चे कम से कम पैदा कर रहे थे। वो फर्टिलिटी रेट आज की तारीख में हमारा 2 हो गया है, यानी आज 2 लोग मिल के 2 ही पैदा कर रहे हैं। तो फर्टिलिटी रेट में चेंज आने से भी जनसंख्या के ग्रोथ रेट में चेंज आता है। और तीसरा, ये दोनों कारक अगर हम स्थिर मान लें तो भी, यानी दोनों कारक में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर वो स्थान ऐसा है जहां माइग्रेशन हो रहा है तो भी वहां की जनसंख्या हमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। माइग्रेशन, जैसे मान ले दिल्ली की जनसंख्या में जो वृद्धि देखी जा रही है तो वहां के लोग पैदा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, दूसरे नए लोग जाके वहां की जनसंख्या में जुड़ रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि यूरोप की जनसंख्या है, वहां पे दूसरे देशों से लोग पहुंच रहे हैं, अमेरिका की जनसंख्या है, वहां दूसरे देशों से लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी जब सेंसस होगा तो जनसंख्या बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन उसका रीजन ना ये होगा ना ये होगा, ये होगा वहां दूसरे देशों से लोग आके पहुंच रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट का संबंध। डेथ रेट का अर्थ होता है प्रति 1000 की जनसंख्या पर साल भर में कितने लोग मरे, और बर्थ रेट का अर्थ होता है प्रति 1000 की जनसंख्या पर साल भर में कितने लोग पैदा हुए। तो 1000 की जनसंख्या पे मरने वालों और पैदा होने वालों की संख्या में अगर इम्बैलेंस है तो भी जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वो बैलेंस है लेकिन पैदा करने की जो दर है वो ज्यादा है किसी भी संस्कृति में, समाज में, तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। और अगर दोनों ठीक है और ये ज्यादा है तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अर्थात कहीं भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की डिजाइनिंग जो तैयार होती है उस डिजाइनिंग में ये तीनों तत्व शामिल रहते हैं। हम ऐसा कोई समाज नहीं मान सकते जो बिल्कुल बंद समाज हो, जो किसी दूसरे को अपने यहाँ लेता ना हो, यानी थोड़ा बहुत माइग्रेशन तो होगा ही होगा। डेथ रेट और बर्थ रेट का जहां तक संबंध है, ये डिपेंड करता है उस देश की मेडिकल क्षमता पर, मेडिकल फैसिलिटी पर। मेडिकल फैसिलिटी जितनी बेहतर होती है ये दोनों कंट्रोल होते चले जाते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है बर्थ रेट, है ना। फर्टिलिटी रेट का विकास जो होता है, मतलब विकास का अर्थ कि इसमें डाउन आता है ना, ये कम होता है तो इसको विकास कहेंगे। ये कम होता है तो इस कम होने के पीछे का कारण कुछ और होता है। फर्टिलिटी रेट आमतौर पे कम नहीं होती, आदिम समाजों में कम नहीं होती, अविकसित समाजों में, गरीब समाजों में इसे कम नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती कम करने के 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, एक भारत में इमरजेंसी का, दूसरा चाइना। जबरदस्ती में आप किसी के उसको नहीं मतलब उनके बेडरूम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल होता है कुछ अन्य कारकों से। फर्टिलिटी रेट कब कंट्रोल होती है, तो फर्टिलिटी रेट के कंट्रोल होने के लिए जरूरी है कि शिक्षा का विकास हो जाए। शिक्षा का विकास होता है तो आप समझ पाते हैं कि एक हो तो भी वही बात है और 6 हो तब भी वही बात है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कम बच्चे पैदा करने की। दूसरा कि शादी की उम्र बढ़ जाए, ये भी जुड़ा हुआ है शिक्षा से। शादी की उम्र तब बढ़ती है जब रोजगार की उम्र बढ़ती है, अर्थात रोजगार पाने के लिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, हाई स्कूल में है और उसके घर वालों ने किसी गैराज में काम में लगा दिया, 2-4 साल में काम सीख लेगा, ठीक ठाक कमाने लगेगा। अब ठीक ठाक कमाने लगेगा तो आगे घर वाले क्या करेंगे, उसकी शादी कर देंगे, तो उसका जो मैरिटल लाइफ है वो 20-22 साल में शुरू हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 30 साल के हो गए,
तो आपके 6-7 साल तो ऐसे ही निकल गए ना, जो बच्चा पैदा करने की उम्र थी वो ऐसे ही निकल गई। तो बच्चा पैदा करने की उम्र में वृद्धि ये तब होती है जब रोजगार के अवसरों में साथ साथ सम्यक रूप से वृद्धि हो, है ना। उसके बाद से फर्टिलिटी रेट डाउन कब होती है कि 30 साल के हो गए और शादी हो रही है, तो कितना पैदा करोगे। अपने बूढ़े होने का भी तो ख्याल होगा। मान लीजिए कि 25 वाला है तो 50 तक हुआ तो उसका बेटा शादी करने के लायक हो गया। अब 30 वाला 55 का होगा तो बेटा 25 का होगा। अब 35 पे कर रहा है तो फिर तो 60 का होगा तो बेटा जवान हो रहा होगा। तो आप लोग समझ लीजिए। हाँ हाँ। अब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे शादी की उम्र भागती है, जो रिप्रोडक्शन पीरियड है वो कम होता चला जाता है। रिप्रोडक्शन पीरियड जब कम होता है तो कम बच्चे पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप रोजगार में आ गए, रोजगार में आने के बाद अगर मियां बीवी दोनों रोजगार में हैं तो वो रिस्क नहीं लेते, एक बच्चा हो गया कि कोई नहीं, संतान ना कहे बांझ ना कहे, उसके बाद वो स्टॉप मार देते हैं। दूसरा रीजन ये कि जिस तरह की जीवन शैली वो जीना चाहते हैं, उनको लगता है कि 5 बच्चे हो गए तो सारा इन्वेस्टमेंट तो बच्चों की परवरिश पे जाएगा, तो फिर फ्लैट कहां से खरीदाएगा, गाड़ी कहां से खरीदाएगी। यानी ऊंची जीवन शैली की चाह में फिर बर्थ कंट्रोल होता है, फर्टिलिटी रेट कंट्रोल होती है। तो फर्टिलिटी रेट के कंट्रोल होने में कई कारक काम कर रहे होते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो फर्टिलिटी रेट तब कंट्रोल होती है जब हमारा समाज विकसित हो जाता है ना। इसे हम जबरदस्ती नहीं कंट्रोल कर सकते। समाज जैसे जैसे विकसित होता जाएगा वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट अपने आप डाउन साइज होनी शुरू होती है। ये जो तत्व है ये डिपेंड करता है उस जगह की आर्थिक गतिविधियों पर जहां पर आप रह रहे हो। अगर आर्थिक गतिविधियां बेहतर हैं तो वहां पर दूसरी जगहों से लोग आके बसेंगे और वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। अगर आर्थिक गतिविधियां बेहतर नहीं है तो वो बिहार होगा, यहां से लोग दूसरी जगह जाएंगे, है ना। तो ये कहिए बिहारियों का जज्बा कहिए कि यहां से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो भी हम लोग अभी टॉप पे हैं। हाँ, तो जज्बा हम लोगों ने अपना मेंटेन रखा हुआ है भारत में सबसे। अब ये जो चीजें हैं, है ना, कि ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कब कंट्रोल होगी, तो वो एक नहीं कई कारकों पर डिपेंड करती है ना। इन सब में हमें कट मारना होगा तब जाके चीजें आती हैं। अब इस संबंध में जो पहला थ्योरेटिकल अध्ययन आया वह थ्योरेटिकल अध्ययन था माल्थस का। माल्थस का कंट्रीब्यूशन ये है, माल्थसियन थ्योरी जो है आज की तारीख में पुष्ट हो चुकी है। उसके लगभग सभी जो प्रतिमान उन्होंने, जो सभी थ्योरीज जो उन्होंने दी थी, वो उसका एक एक खंड का कर्च कर्च बिखर चुका है, यानी वो गलत सिद्ध हो चुकी है। माल्थस ने जो थ्योरी दी वो गलत सिद्ध हो चुकी है। बावजूद उसके माल्थस का इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर के है कि वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को किसी देश की इकोनॉमी से कोरिलेट करके स्टडी किया और स्टडी करके लोगों में आदत डाली कि आप समझें। तो आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आता है कि जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप में अभिशाप, तो जनसंख्या के बढ़ने से कौन कौन से अभिशाप सामने आते हैं या आ सकते हैं, इसको पहली बार सामने लाने वाला व्यक्ति माल्थस ही था। उसने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और देश की बढ़ती हुई गरीबी के बीच एक कोरिलेशन स्थापित किया अपने तर्कों के माध्यम से। हालांकि जो कोरिलेशन उसने स्थापित किया वो आज की तारीख में टूट चुका है, लेकिन जिस कालक्रम में वो अपनी चीजें दे रहा था उस कालक्रम के हिसाब से उसकी थ्योरी सही थी। अब उसकी थ्योरी क्या थी और आज की तारीख में माल्थसियन जो भी थिंकर है वो क्यों अप्रासंगिक हो गए हैं, हम ये समझें।
पिछले 2022 में क्वेश्चन डिविडेंड का किसका रेट है मार्जिन थ्योरी का इधर एक मार्जिन थ्योरी से दर्ज क्या देता है क्या करता है सिद्धांत इसमें ऑप्शन में दिया था जनांकीय लाभांश और भी चीजें दिया तो हाँ भाई महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। हाँ जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उस पर मैं समय ही व्यतीत नहीं करता। अब आ जाए माल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में एक सिद्धांत दिया है ना कि ग्रोथ कैसे होता है, उसको उन्होंने एक सिद्धांत से समझाया। जनसंख्या वृद्धि दर, इन्होंने ये कहा, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये पहला व्यक्ति है जिसने जनसंख्या वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था को कोरिलेट करके अध्ययन किया था। इस चीज को ध्यान रखें। इसने ये कहा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसने ये कहा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो होती है जियोमेट्रिकली, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे, यानी डबलिंग होती जाती है। हाँ इन्होंने ये कहा कि ये इसमें जियोमेट्रिकली ग्रोथ होता है या क्वालिटेटिव ग्रोथ कह लें, जो 2, 4, 6, 8 ऐसे होता है। किसी देश की जनसंख्या के बढ़ने का पैटर्न उन्होंने कहा कि डबल होती चली जाती है, उस वक्त लोग वैसा ही करते होंगे। उसके पैरेलल इसने ये कहा कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, क्योंकि जिस वक्त में वो थे यही हमारी मुख्य आर्थिक क्रिया थी, उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर में कृषि की जो विकास दर होती है, ये जो विकास दर होती है वो मैथमेटिकल या समानांतर रूप में बढ़ती है ना। यानी ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ती है। और चूंकि इन दोनों के ग्रोथ के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना भाई, एग्रीकल्चर में जो विकास होगा वो धीरे धीरे होगा, समानांतर तौर पर होगा, क्रमशः होगा, और जनसंख्या में विकास हर बार में दुगुना हो जाएगा, इस तरह से होगा। जैसे आप समझिए कि इस बार आपने 120 टन उत्पादन किया, अगली बार आप 122 टन करेंगे, 123 टन करेंगे, 124 टन करेंगे, धीरे धीरे उत्पादन होगा। जनसंख्या है तो जनसंख्या का एक सर्टेन पीरियड आप कोई भी ले लें, 5 साल का, 10 साल का, तो इनका यह मानना था कि जनसंख्या जस्ट डबल हो जाती है। यानी कि आसान शब्दों में समझें तो आसान शब्दों में इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट होती है वो ज्यादा होती है और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम होती है। परिणाम क्या होता है कि जितने लोग पैदा होते हैं उन लोगों के खिलाने के साधन इकोनॉमी के पास नहीं हो पाते, और उसका असर क्या होता है कि इन दोनों का जब इस तरह के ग्रोथ रेट होंगे तो देश की गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा होंगे और जो खिलाने का संसाधन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
और कुछ हद तक ये थ्योरी गलत भी नहीं है ना, कुछ हद तक ये थ्योरी गलत भी नहीं है। अब जब ये चीज होगी तो आगे उनका सिद्धांत आगे बढ़ा कि ये चीज होगी, उन्होंने कहा, और यही इनका योगदान है कि इन्होंने इस तथ्य को सबसे पहले सामने रखा कि अगर जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो देश के संसाधनों पे लगातार बोझ बढ़ता चला जाता है, और बोझ बढ़ता है तो गरीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाती है, गरीबों की जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा होती है। ये इनका मेन फाइंडिंग है। अब प्रश्न ये, इसके आगे इन्होंने कहा कि भाई ये जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो इसे रोकें कैसे, रोकने का तरीका क्या हो, है ना। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या अगर रुकती नहीं है तो देश की गरीबी बढ़ेगी। तो अब ये कहाँ के थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, उससे मतलब नहीं है कहाँ के थे। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल में इन्होंने ये कहा कि चूंकि मनुष्य प्रकृति का एक वो है, और प्रकृति ने जो चीजें दी हैं किसी जीव में वो मनुष्य में भी है, तो मनुष्य के भीतर कभी ये क्षमता नहीं होती कि वो स्वेच्छा से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करे। अर्थात इसे इन्होंने कहा प्रिवेंटिव चेक। भाई आपके भीतर ये चेतना प्रिवेंटिव चेक की, मतलब आप कुछ इस तरह से अपना जीवन जिए कि बच्चे कम से कम पैदा करें। इन्होंने कहा कि इसकी संभावना 9 के बराबर है ना। मनुष्य में स्वेच्छा से अपने बर्थ कंट्रोल को नियंत्रित करने की भावना कम होती है ना। अर्थात प्रिवेंटिव चेक हो नहीं सकता, इनके कहने का मतलब ये था, है ना, कि मनुष्य अपने से अपने बच्चों के बर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी भी मुस्लिम समाज में यही बात कही जाती है, माल्थसियन थ्योरी ही है वहां पर, कि प्रिवेंटिव चेक नहीं हो सकता, है ना। तो माल्थस ने आगे बताया कि प्रिवेंटिव चेक नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आ? तो इन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव चेक जब नहीं होगा तो भी जनसंख्या नियंत्रित होगी, लेकिन किस रूप में नियंत्रित होगी, तो उन्होंने ये कहा कि तब जनसंख्या नियंत्रित होगी, और वो उसको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चेक। अब ये पॉजिटिव चेक कैसे होगा, तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं मानोगे, जो कि वो मान रहे थे कि नहीं मानोगे, है ना, नहीं मानोगे, तो इन्होंने कहा कि कोरोना आएगा। पेंडेमिक आएगा, अकाल आएगा, और उस अकाल में प्रकृति क्या करेगी कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या को वो कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी। क्योंकि जिस जमाने में ये दे रहे थे ऐसा हो रहा था, है ना, अपने जमाने के हिसाब से ये गलत नहीं थे। इन्होंने ये समझाया कि प्रिवेंटिव चेक नहीं हो सकता। क्यों इन्होंने समझाया होगा, क्योंकि उस वक्त प्रिवेंटिव चेक के मेजर नहीं होंगे, है ना, तरीके नहीं मालूम होंगे लोगों को, है ना, जागरूकता नहीं होगी। जागरूकता भी हो, तरीके ना हो, साधन ना हो, तो ये नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो भी जनसंख्या घट रही होगी। क्यों, क्योंकि उस वक्त लगातार महामारियां आती थीं, लगातार अकाल पड़ते थे, करोड़ों करोड़ लोग उसमें मर जाया करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप अपने से नहीं रोकोगे तो प्रकृति आकर के रोकेगी, प्रकृति आकर के जनसंख्या को कंट्रोल करेगी, है ना। अब
ये समझ लें कि ये इनका सिद्धांत था। पहली चीज कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, कृषि का विकास धीमा होगा और इस कारण इसका इम्पैक्ट आएगा वो देश की गरीबी की वृद्धि के रूप में आएगा। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि जनसंख्या को स्वयं से नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, और नहीं होती है तो प्रकृति आती है और प्रकृति आकर के उस क्षमता को नियंत्रित करती है, जनसंख्या को नियंत्रित करती है। और जो उन्होंने कहा उस जमाने में ऐसा हो रहा था, इसमें कुछ गलत नहीं था। समय के साथ चीजें बदली, है ना, और चीजें बदली तो माल्थस की जो थ्योरी थी वो, हाँ, कट गई, खंडित हो गई। अब वो कैसे खंडित हुई इसको समझें कि पहली चीज इन्होंने ये कही थी कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ कभी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ के नीचे रहेगा, है ना। 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यूरोप ने अपने विकास के जरिए इस बात को झूठा सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा अपने एग्रीकल्चर का ग्रोथ कर लिया, है ना। तेजी से एग्रीकल्चर बढ़ा और कई बार मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे उनका एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था। बिना एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ नहीं सकता था। तो जो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि कभी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगी और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम रहेगी, ये बात 19वीं शताब्दी में ही कट गई, जब यूरोप ने शानदार विकास के जरिए अपने एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया। हालांकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट तब भी बढ़ी हुई थी, लेकिन उनका ये सिद्धांत यहां कट गया। अगली चीज कि जैसे जैसे आधुनिक सुविधाओं का, विशेष करके चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ, वैसे वैसे तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स आ गए बर्थ कंट्रोल के। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, उनका ये कहना कि मनुष्य स्वेच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकता, यह भी झूठा साबित हो गया, है ना। अब मनुष्य स्वेच्छा से कंट्रोल करता है ना। इवन अब तो समाज में ये धारा चल पड़ी है कि बिना शादी के रहेंगे, और तमाम लोग ऐसे हैं जो बिना शादी के ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो भाई सिस्टमिक कोलैप्स कर गया, बच्चा पैदा करने वाले झाम में ही नहीं पड़ना, है ना। जो शादी कर रहे हैं वो भी इस बात को लेकर के सजग हैं कि एक या दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उससे ज्यादा हुआ तो उनकी जिंदगी के लिए अपने जो सपने उन्होंने देख रखे हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो अपनी जिंदगी जीने के चक्कर में नई जिंदगी वो आने नहीं देते। तो माल्थस की ये जो थ्योरी थी कि मनुष्य में प्रिवेंटिव चेक की क्षमता नहीं होती है, ये भी गलत सिद्ध हो गई। अब मनुष्य प्रिवेंटिव चेक ले रहा है ना, तमाम मेजर्स ले रहा है और अपने बच्चों का बर्थ कंट्रोल कर रहा है। वो फैमिली प्लानिंग करना सीख गया है कि इस साल करेंगे, सन इतना में करेंगे और फिर सन इतना में करेंगे, इस तरह से प्लान वो करता है। अगली चीज इन्होंने ये कही कि भाई पॉजिटिव चेक होता है, प्रकृति जो होती है हस्तक्षेप करती है, करती थी इनके जमाने में प्रकृति करती थी हस्तक्षेप। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल सुविधाओं का विकास हुआ, हमने महामारियों पे नियंत्रण पा लिया, अकाल तो अब पड़ते ही नहीं है ना। अकाल जैसी कोई चीज अफ्रीकन देशों में कभी कभार सुनने को मिलती है, बाकी कहीं भी अकाल भी नहीं है। महामारियां एक आई थी 100 साल बाद, ये फिर चली गई, हमने कंट्रोल कर लिया, है ना। जिसने पैदा किया अभी उसके यहाँ कंट्रोल नहीं हुई है, तो उसको तो 2-4 साल लगातार कोरोना में रहना चाहिए, है ना। वो रहे कोरोना में ही। हाँ हाँ, अकाल का अर्थ होता है भोजन की उपलब्धता का कम हो जाना, है ना। उसमें कोई बीमारी नहीं है, खाने के बिना आदमी जब मर जाए तो वो अकाल है। तो आपका प्रश्न ही बता रहा है कि अकाल आपने नहीं देखा।
अकाल की कोई इमेज नहीं है आपके दिमाग में कि अकाल क्या, अर्थात आधुनिक पीढ़ी अकाल नहीं जानती, महामारी भी नहीं जानती थी, पिछले साल जान गई मतलब। हाँ, तो अकाल और महामारियां जो कि जिसको इन्होंने कहा कि भाई भूकंप आएगा, महामारी आएगी, बीमारी आएगी और इससे लोग मरेंगे, 20वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते ये बात भी कट गई। यानी कि इन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी के सभी एस्पेक्ट समय के साथ गलत सिद्ध हो चुके हैं। बावजूद उसके माल्थस हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट कि अगर जनसंख्या बढ़ी तो कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, संसाधनों पे किस प्रकार का बोझ पैदा होता है, इस पर पहली बार दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने वाले व्यक्ति माल्थस ही थे। और बर्थ कंट्रोल होना चाहिए यह कंसेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति माल्थस ही थे। इसलिए डेमोग्राफी की थ्योरी में माल्थस जो है वो मतलब एक उसके फाउंडर के स्थान पर है कि इन्होंने अर्थशास्त्रियों को, समाज शास्त्रियों को प्रेरित किया इस समस्या को समझने की, सुलझाने की। समय के साथ इनकी चीजें गलत सिद्ध होती चली गई, है ना, लेकिन इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। आज भी बीपीएससी लगातार ये बात पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन का आधा पार्ट तो इन्हीं से पूछा जा रहा है। तो जब समस्या लिखें आप, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्या, तो वहां पर माल्थस का नाम जरूर डालें, उनकी थ्योरी पर एक दो लाइन जरूर लिखें, ताकि परीक्षक को आप ये बता सके कि इस थ्योरी का बेस कहां से है और वो बेस मैं जानता हूं। सीधे इस तरह से ना उतरे कि जनसंख्या वृद्धि के ये परिणाम होते हैं, है ना। क्या चीज, ये सन तो मुझे नहीं याद है, मैंने लिया भी नहीं। 1788 में, 1788, तो ये बहुत ही पुराना समय है। 78 में दिया उस होगा वक्त ये चीजें होती थी, सर। है ना। सर 1798 में। समय के साथ ये चीजें खत्म हो गई। तो जब भी आप मतलब ये चीज आपने पढ़ी क्यों कि ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, क्योंकि इस वक्त का ये हॉट टॉपिक है। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो एक दो लाइन माल्थस की थ्योरी पे लिख के ही समस्या पे उतरे, ताकि आप ये बता सकें कि आपको इसका बेसिक मालूम है। अब चूंकि 19वीं शताब्दी आते आते 20वीं शताब्दी आते आते माल्थस के जो सिद्धांत थे उनकी चूल हिल चुकी थी। तो नहीं, बिना बारे में पूछे तो भी लिखेंगे। जब जनआंकिकी के बारे में प्रश्न हो तो ये आप दो तीन लाइन जरूर लिखेंगे कि इसका बेसिक कहां से आ रहा है ना। माल्थस के बारे में क्यों पूछेगा, अर्थशास्त्र में होंगे तब पूछेगा, जीएस में नहीं पूछेगा वो। अगर इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है तब वो पूछेगा, लेकिन जीएस में भी जब आंसर लिख रहे हैं तो जो प्रश्न जहां से आ रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड आप एग्जामिनर को बताइए कि आपको थ्योरी आती है। बात समझ में आ रही है। बाकी चीज तो सभी लोग लिखेंगे, भाई कौन कौन समस्या आती है, आवास की समस्या आती है, भोजन की समस्या आती है, शिक्षा की समस्या आती है, वो तो सब लिखेंगे भाई, उससे तो सब परिचित होंगे। अलग आपका आंसर कैसे जाएगा। अब माल्थस की थ्योरी जैसे जैसे गलत सिद्ध होती चली गई, अर्थशास्त्रियों में जनसंख्या के वृद्धि दर की प्रवृत्तियों के अध्ययन की आकांक्षा और जागी कि माल्थस नहीं सही तो कौन सही, है ना। कुछ तो उसका वो होना चाहिए। तो 1929 में थॉमसन ने यह सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
सर मार्क्स का पॉपुलेशन थ्योरी जनांकिकीय रिलेवेंट नहीं संक्रमण है। का सिद्धांत, ये मार्क्स सिद्धांत का 20वीं पॉपुलेशन थ्योरी। शताब्दी में आया। हेलो तो सर। भाई लगभग माल्थस के 200 साल बाद का ये सिद्धांत है ना। बस ये लोग यही समझना है हमको कि ये लोग हमसे कितना आगे थे। 1788 1786 ये वो समय है जो भारत में इन सब चीजों के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं था कि ये भी कोई चीज हुआ करती है भाई। हाँ हाँ, हम लोग इसी में लगे हुए थे और तब ये लोग थ्योरी खोज रहे थे। ये इसीलिए नहीं नहीं, भारत में केंद्रीय शासन एक बार रहा ही है, मौर्य काल में। हाँ हाँ, बीच में वो सारी चीजें जो आपकी थी, जो धारा थी जो कि चिंतन किया करती थी, वो धारा ही टूट गई है ना। तो उसके 200 साल बाद का ये सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 1700, जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत, जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जरा पानी दीजिएगा जी, पानी लाया नहीं है क्या? ये और जनसांख्यिकी एक ही है क्या दोनों? बोतल बोतल अपना वाला ले आइए, देखिए उसमें बोतल होगा। सर 1929 में वॉरेन थॉमसन ने यह सिद्धांत दिया। फिर 1940 और 50 के दशक में फ्रैंक नोटेंस्टीन ने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन पेश किया। वो संशोधन क्या था ये भी जान लें। जो थॉमसन ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि के 3 चरण बताए थे। आगे के 2 चरणों की व्याख्या जो थी वो फ्रैंक नोटेंस्टीन ने की थी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी हमारे पास आई वो उससे ज्यादा गंभीर थी, गहन अध्ययन पर आधारित थी, और जो इस बीच में दुनिया बदल गई थी उस बदली हुई दुनिया का एग्जाम्पल भी थी। 1788 में जो दुनिया थी और 1950 में जो दुनिया थी, दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर था। तो जाहिर सी बात है कि माल्थस के सोच में और फ्रैंक नोटेंस्टीन के सोच में अंतर आना ही था। अब जो अंतर आया वो क्या आया, उसको एक ग्राफ से हमें समझना होगा। मतलब जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसमें जनसंख्या के वृद्धि के 5 चरण इन्होंने बताए, और जो चरण इन्होंने बताए वो चरण फॉलो होते हैं। यानी आज की तारीख में भी ये सिद्धांत जिंदा है, इसकी कोई बात कटी नहीं है ना।
आपको अगर सीधे सीधे ये प्रश्न, चूंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड कई बार पूछा गया, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी पूछा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीपीएससी में पिछले कई वर्षों से न्यायिक सक्रियता पूछा जा रहा था, इस बार इन लोगों ने न्यायिक स्वतंत्रता पूछा है ना। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में ये चरण आप लिखेंगे ना, इसकी विशेषताएं लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाता है। अगर आप उसे ग्राफ बना के दे देंगे तो वो आसानी से डिस्कस हो जाएगा, है ना। ये जो है जनसंख्या वृद्धि के चरण है ना। और उस जनसंख्या वृद्धि के चरण में जो जनसंख्या के उसमें परिवर्तन आता है ना, वो उसमें क्या परिवर्तन आता है, नहीं। ये देखिए, इधर में हम डेथ रेट और बर्थ रेट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि प्रति 1000 की जनसंख्या पे बर्थ रेट कितनी है और डेथ रेट कितनी है ना। और उसका एक ग्राफ बनाएंगे कि स्टेज 1 में क्या होगा और क्या ग्राफ बनता है, स्टेज 2 में क्या होगा और क्या ग्राफ बनता है ना। अब उस हिसाब से ध्यान दें कि फर्स्ट स्टेज जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि बर्थ रेट भी हाई रहता है और डेथ रेट भी हाई रहता है। लोग मर भी ज्यादा रहे होते हैं और पैदा भी ज्यादा हो रहे होते हैं। दोनों हाई रहेगा, यानी 40-50 के बीच रहेगा। मान लीजिए कि अब इसमें हम दो कलर ले लेते हैं, काला वाला मौत वाला ले लेते हैं, ठीक है, और हरा वाला जिंदगी ले लेते हैं, है ना। ये जिंदगी है, ये दोनों ऑलमोस्ट हाई रहता है ना। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो दोनों प्रति 1000 जनसंख्या पे मान लीजिए 40 लोग मर रहे हैं ना, उसी में थोड़ा बहुत का वेरिएशन होता है ना। भाई 40 के आसपास लोग मर भी रहे हैं और 40 के आसपास लोग पैदा भी हो रहे हैं, दोनों हाई रहेगा। और दोनों हाई रहेगा यानी बर्थ रेट फर्स्ट स्टेज जो होगा जनसंख्या का, ये आदिम समाजों में होता है ना। आदिम समाज में होता है जहां पर कोई साधन नहीं है,
ना आपके पास सुरक्षा का साधन है। उधर से शेर आएगा खा जाएगा, उधर से लोमड़ी आएगी खा जाएगी, उधर से बीमारी आएगी खा जाएगी, और कुछ नहीं तो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, पहाड़ से गिर जाएंगे मर जाएंगे। इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, तो मरेंगे भी ज्यादा। और बर्थ कंट्रोल जैसी कोई सुविधा नहीं है, उसका कोई साधन नहीं है, विवाह की संस्था नहीं बनी है, इस तरह की कोई चीज नहीं बनी है, तो बर्थ भी उसी तरह से होगा। तो बर्थ रेट भी हाई रहेगा और डेथ रेट भी हाई रहेगा, दोनों हाई लेवल पे रहेंगे फर्स्ट स्टेज में। ये आदिम समाज में मनुष्य जब होगा तब की बात है, या जहां भी आज आदिम समाज है वहां ये है, होगा, है ना। जैसे तमाम आदिवासी समाज हैं जो आदिम जिंदगी जी रहे हैं, उनके साथ ये चीज होगी। तो जो जनसंख्या होगी, ध्यान दें, वो जनसंख्या इन्हीं दोनों के बीच में होगी। जो जनसंख्या का वितरण होगा, वह वितरण क्या होगा, इन दोनों के बीच का वितरण होगा। अर्थात जो जनसंख्या आएगी वो क्या होगी, स्टेबल होगा या बहुत धीमी गति से बढ़ रहा होगा। जनसंख्या जो होगी, आफ्टर ऑल बढ़ी है तभी हम लोग 8 अरब हुए हैं, तो जनसंख्या का नेचर क्या बनेगा फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या का नेचर स्टेबल होगा, अस्थाई, या फिर लो इंक्रीजिंग होगा। बढ़ेगी भी तो बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी। उसके बाद आप इस जनसंख्या वृद्धि के दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अब जो दूसरा स्टेज होगा उसमें मानव जीवन थोड़ा, जल्दी जल्दी जन्म लेगा, जल्दी जल्दी मरेगा, कुछ देर होगा। हाँ, जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग जी रहे हैं, जितना जन्म हो रहा है उतने लोग मर रहे हैं। तो ये आदिम समाज में धीरे धीरे समाज हमारा विकसित होता चला जाता है। जब विकसित होता चला जाता है तो परिणाम ये होता है कि, ध्यान दें, परिणाम ये होता है कि जब समाज विकसित होता है ना, तो उसका पहला लक्षण ये होता है कि लोग मरेंगे कम, क्योंकि मरने से सब डरते हैं। तो मरने से बचने के तरीके इंसान ढूंढता है। अब इस ढूंढने का परिणाम क्या होता है कि दूसरे स्टेज में आकर के जो डेथ रेट है वो अचानक से गिरने लगती है ना। डेथ रेट क्या होगी, डाउन हो जाएगी, है ना। जबकि जन्म के बारे में माल्थस ने क्या कहा था कि इंसान प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले पाता। तो जो जन्म दर होगी वो जन्म दर क्या होगी, उसी रेट से चलती रहेगी। अब जो जनसंख्या इतने में वितरित थी, स्थिति क्या बनती है कि आपका बर्थ रेट उसी तरह से हाई बना हुआ है, लेकिन जो डेथ रेट है ये बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा। और इसका असर क्या होगा कि अब जो लोग हैं वो अब इतने में सीमित नहीं है। लोगों की जो जनसंख्या है अब क्या होगी, ढेर सारी बढ़ी हुई जनसंख्या नजर आनी शुरू हो जाएगी। यही जो स्टेज है ये स्टेज कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का चरण ये कहलाता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट के स्थिति में आ जाएगी। परिणाम ये होगा कि आपकी जनसंख्या में बहुत तेज वृद्धि होगी। स्थिति क्या होगी, ये जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा, बहुत तेजी से जनसंख्या आपकी भागेगी। उसके अगले स्टेज में, थर्ड स्टेज, ये थोड़ा और विकसित समाज होगा, है ना, समाज थोड़ा और विकसित होगा। तो थर्ड स्टेज में आते आते न सिर्फ बर्थ रेट कंट्रोल होगी, डेथ रेट कंट्रोल होगी, वो और नीचे जाएगी। जो डेथ रेट है
ये और नीचे जाएगी भाई। लगातार साधन बढ़ेंगे तो लगातार साधन बढ़ेंगे तो ये और नीचे जाएगी डेथ रेट। लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि अब जब जन्म दर जो है वह जन्म दर भी अब यहां से आपको थर्ड स्टेज में पहुंचते पहुंचते ऐसे हल्का सा उतना उतना तेज डाउन नहीं होगा, लेकिन डाउन होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि बर्थ कंट्रोल की विधियां आ जाएंगी, मेडिकल की सुविधा आ जाएगी। इस मेडिकल की सुविधा का परिणाम ये होगा कि लोग जन्मेंगे, सॉरी, लोग जो है हर जो डेथ रेट है वो कम होती रहेगी, है ना। डेथ रेट जो है उसमें और गिरावट आएगी, है ना। लेकिन बर्थ रेट भी क्या होगी, अब स्लाइटली डाउन जाएगी। बर्थ रेट भी है वो फॉलिंग कंडीशन में होगी, है ना, गिरती हुई दशा में होगी बर्थ रेट। और जो डेथ रेट होगी ये भी होगी, और ये और धीमे धीमे मैक्सिमम लोगों का कंट्रोल हो गया होगा, है ना। तो फॉलिंग मोर स्लोली, हाँ हाँ, और थोड़ा धीमे धीमे और कंट्रोल होगा, और चीजें मतलब टेंशनर लोग बढ़ते जाएंगे, है ना, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। तो ये भी फाल हो रहा है, लेकिन जिस तरह तेजी से फाल इसमें था, है ना, सेकेंड स्टेज में, उस तरह का फाल यहाँ पर नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, अब इसका परिणाम ये होगा कि जनसंख्या अब कंट्रोल होती हुई दिखेगी, बढ़ रही होगी, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो अब कम होने लगेगी। ग्रोथ रेट जो है अभी ग्रोथ ही होगा, जनसंख्या अभी बढ़ रही होगी, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है अभी भी, है ना। लेकिन ग्रोथ रेट कंट्रोल्ड हो गई, है ना। अब जो वृद्धि थी लगातार भाग रही थी ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट अब क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी थर्ड स्टेज में। हमारा जो भारत है इसी स्टेज में है अभी, है ना। हमारा भारत इसी स्टेज में है। हम यहाँ डेथ रेट भी कंट्रोल हो रहा है, साथ में बर्थ रेट भी कंट्रोल हो रहा है, और आफ्टर ऑल जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अब गिरने की तरफ है, पूरी तरह गिरी नहीं है, गिरने की तरफ है। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कि फॉलिंग ग्रोथ रेट, है ना। ग्रोथ अभी होगी लेकिन ये घटते हुए क्रम में होगी, है ना। हम लोग इसी क्रम में चल रहे हैं, तीसरे स्टेज में है। तीसरा स्टेज तक का जो डिस्कशन था वो उन्होंने दिया था थॉमसन ने। उसके बाद दो स्टेज की और परिकल्पना करी फ्रैंक नोटेंस्टीन ने। अब उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि चौथे स्टेज में जब हम पहुंचेंगे तो चौथे स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट और गिरेगी और डेथ रेट लगभग स्टेबल कर जाएगी, है ना। डेथ रेट कम होगी, है ना, लगभग स्टेबल कर जाएगी। तो डेथ रेट लगभग उतने पर आगे बढ़ेगी, है ना, लो रहेगी, कम रहेगी, लेकिन बर्थ रेट जो होगी वो और कम हो जाएगी, है ना। ये बर्थ रेट जो है ये और कम हो जाएगी, और इस तरह से स्थिति क्या बनेगी हमारी फोर्थ स्टेज में पहुंच करके, तो जो बर्थ रेट है वो भी घट जाएगी और जो डेथ रेट है वो भी घट जाएगी। और इसका परिणाम ये होगा कि पॉपुलेशन पहले तो फॉल करेगी, नीचे जाएगी, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी, है ना। उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी, फॉलिंग देन स्टेबल, फॉलिंग देन स्टेबल, है ना। अभी इस दशा में हम नहीं पहुंचे हैं, है ना। लोगों की जनसंख्या जो है वो कम होगी, हो रही है, लेकिन अभी स्टेबल की तरफ हम नहीं आ पाए हैं, है ना। स्टेबल की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि जो इनके बीच में रहने वाले लोग हैं
वो लगातार क्या है, कम होते चले जाएंगे, है ना। इसके बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार कम होते चले जाएंगे। एक स्थिति ये आएगी जब हमारी जनसंख्या बिल्कुल स्टेबल कर गई, इतनी स्टेबल हो गई कि वो स्टेगनेट हो गई, और स्टेगनेट हो गई तो हम जापान हो गए, हम यूरोप हो गए, अब हमारे युवा बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। और तब जो सरकारें होंगी वो फिर से प्रयास करेंगी कि बच्चे सिर्फ एक नहीं, बच्चे 2 पैदा करो, 3 पैदा करो, जैसे चाइना अभी कह रहा है ना, कि भाई 3 पैदा करोगे तो हम तुम्हें उस पर ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, है ना। अर्थात अगली स्थिति क्या आएगी कि डेथ रेट वही रहेगी। डेनमार्क तो सर कहा है कि कितना डॉलर हम देंगे। हाँ, डेथ रेट तो वही रहेगी, या डेथ रेट और फल में जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सुविधाओं का विकास होता जाएगा, आदमी ज्यादा जीता जाएगा, आदमी की औसत उम्र बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ध्यान दें कि जो 5th स्टेज होगा उसमें डेथ रेट तो वही रहेगी या और कम होगी, लेकिन अब सरकार ये कहेगी कि भैया बहुत हो गया, अब बच्चे पैदा करो, है ना। तो पहले स्टेबल के बाद से ये स्थिति होगी, लेकिन इसके बाद से बर्थ रेट क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी, है ना। ये 5वां स्टेज होगा जिसमें यूरोप के देश जो है ना, अर्थात 5वें स्टेज में बर्थ रेट हमें फिर से बढ़ी हुई दिखेगी, राइजिंग अगेन। ये बढ़वाया जाएगा क्योंकि स्थिति हो चुकी होगी विस्फोटक, समाज में सिर्फ बूढ़े लोग बचेंगे, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में सरकार ये कहेगी कि भाई बच्चे और पैदा करो जवानों से, और जवान ये कहेंगे कि पहले खर्चा दो तब पैदा करते हैं, जैसा सिंगापुर में बच्चे कह रहे हैं, मतलब जवान कह रहे हैं कि बच्चे हम नहीं पैदा करेंगे, पहले खर्चे का इंतजाम करो तब पैदा करेंगे। तो बर्थ रेट बढ़नी शुरू होगी, जबकि डेथ रेट लो रहेगी, और उसके बाद से स्थिति क्या पड़ेगी कि पहले ये जनसंख्या स्टेबल नजर आएगी, स्टेबल, और उसके बाद ये जनसंख्या क्या होगी, इंक्रीजिंग मोड में आएगी। ये 5वीं दशा तक अभी जो है यूरोप के लोग पहुंचे हैं, जापान के लोग पहुंचे हैं, है ना। हम अभी तीसरे वाले में ही चल रहे हैं, और इसीलिए पूरा विश्व जो है इसी थ्योरी के आधार पर भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है कि उनका कंप्यूटर चलाने के लिए ही इंडियन नहीं चाहिए, आगे उनके बूढ़ों को छड़ी पकड़ा के, हाथ पकड़ के हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई इंडियन ही होगा, क्योंकि नहीं नहीं, चाइना खुद ही बुढ़ा गया है, वो क्या कर रहा है, वो आ गया है इस स्टेज में, है ना, वो आ गया है। तो ये नक्शा समझ में आया, क्लियर है सबको। अब आप, इसीलिए मैंने नहीं सर, एक बार में नहीं बनाया, एक एक स्टेज समझा के बनाया कि स्टेज समझ में आ जाए। ये है जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत, उसमें अभी हम तीसरे स्टेज में है। तीसरा स्टेज आप देख रहे हैं कि फॉलिंग बट स्टेबल है ना। अब स्थिति क्या है हमारी, उस पर चर्चा कर लें। ये जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, उसमें पहला स्टेज अल्प विकसित समाजों का होगा, दूसरा स्टेज जो होगा वो विकासशील समाजों का होगा, तीसरा जो स्टेज होगा उसे आप अब कह सकते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमी का होगा, जैसा हमारा है ना। चौथा और 5वां स्टेज जो है ये विकसित अर्थव्यवस्था का स्टेज होगा। किसी भी इस पूरे थ्योरी में जो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, किसी भी देश के लिए वो चिंता का विषय होता है ये स्टेज, है ना, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जहां पर जनसंख्या बहुत ही तेजी से भागती है,
क्यों भागती है? क्योंकि बर्थ रेट जो होता है वो हाई रहता है और डेथ रेट सडनली कंट्रोल में आ जाती है। भाई अब महामारियां नहीं आती हमारे यहाँ, अब अकाल नहीं पड़ते हमारे यहाँ, लोग खा रहे हैं, लोग मेडिकल सुविधाओं से संपन्न है, मरते कम है। अब बच्चे पैदा करने की रेट वहीं रखी हुई है। परिणाम ये होता है कि जो सेकंड स्टेज है वो किसी देश का सबसे गरीबतम स्टेज होगा, क्योंकि तब खाने वाले लोग ज्यादा होंगे और कमाने वाले, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में क्षमता नहीं है रोजगार सृजन की, तो कमाना कम होगा। भारत के संदर्भ में ये जो कालक्रम है वो 1961 से 1981 के बीच का जो कालक्रम है, 2 दशक, 1961 से 81 का, ये वो दशक है जिसमें भाई समाजवादी सरकारों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, सुविधाएं मुहैया कराई, लोगों की औसत उम्र बढ़ती चली गई, बर्थ कंट्रोल की कोशिशें भी हमने की। लेकिन जिस वक्त ये बर्थ कंट्रोल की कोशिशें शुरू हुई, शायद ही कोई इसका मतलब भी समझता हो, तो उस पर कोई संवेदना किसी को जागती नहीं थी। वो जमाना था, आप जिधर से गुजरे आपको बोर्ड दिख जाता था, बच्चे सिर्फ 2, लेकिन अमल उस पर शायद ही कोई कर रहा हो, है ना। मैंने आपको अभी बताया कि 1970 में हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी वो 6 थी, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट 6 थी। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति टेक्निकली कब मानी जाती है? तो टेक्निकली तब मानी जाती है जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.2 से ऊपर हो। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम 2.2 से ऊपर हो तो वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति मानी जाती है। हाँ? ध्यान दें, वो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, है ना। ध्यान देंगे, हम समझा रहे हैं सबको, क्रम से चलिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर अगर 2.2 से ज्यादा हो तो उस देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आती है। 1961 से 81 का जो 20 साल का कालक्रम है, उस 20 साल के कालक्रम में हमारी यही दशा थी कि 1901 से लेके 1951 तक, यानी देश की आजादी तक, जो हमारी औसत वार्षिक वृद्धि दर थी, अब यहां मैं लिख देता हूं इंडिया के संदर्भ में, 1901 से लेके 51 तक हमारी जो वार्षिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो थी 1.31% पर एनम, है ना। 1.33, सॉरी, 1.33, अर्थात बर्थ रेट कम थी, ग्रोथ रेट कम थी। 1961 और 81 का जो कालक्रम आया, उस कालक्रम में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ करके 2.2 एंड अबव चली गई, है ना। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.2 एंड अबव, इससे ऊपर भाग गई, है ना। 61 के बाद का जो दशक है हमारा, है ना, उस 61 के बाद के दशक में, यानी कि भाई धीरे धीरे क्या हुआ कि आजादी के बाद भाई हमने वेलफेयर स्टेट की स्थापना की, हमने टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया, हालांकि फैमिली नियोजन का भी प्रोग्राम चलाया, लोगों तक हमने राशन की व्यवस्था करी, पीडीएस की दुकानें खोली, तो लोगों तक चीजें पहुंची, लोग मरना कम हो गए, मरना कम हो गए। परिणाम ये हुआ कि 1951 में हमारी जनसंख्या आजादी के समय
1951 में हमारी जो जनसंख्या थी जो इनके बीच आ रही थी इसमें, वह जनसंख्या थी 36 करोड़। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये था 36 करोड़, है ना, 1951 तक। 1951 से जब हम 81 में पहुंचे तो हमारी जो जनसंख्या है ये बढ़ के हो चुकी थी 68.3 करोड़। यहां ये जनसंख्या बढ़ के हो गई थी 68.3 करोड़, यानी कि 2 गुना के आसपास। यही बात कही थी उन्होंने, माल्थस ने, है ना, कि इन 2 दशकों में, पीछे का 5 दशक है उसमें हम 36 करोड़ थे, और आगे के 2 दशक हैं उसमें हम जस्ट डबल मार गए। अब 1981 के बाद 91, 2001, 2011 हमारे पास 3 साल है, मतलब 3 जनसंख्या वर्ष हैं। उसमें क्या हुआ कि हम अब यहां पे आने शुरू हुए। 1991, 2001 और 2011। अब इसमें क्या हुआ कि 1991 में जो हमारा वो था 2.14 बर्थ रेट, ग्रोथ रेट 2.14। फिर 2001 में वो घटा और घट करके हो गया 1.97 और 2011 में ये घटा और ये हो गया 1.64। ये रेट है ना, बात समझ में आई कि 1991 में 2.14 था, 2001 में ये घट के 1.97 हुआ। ये वार्षिक वृद्धि दर है ना, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर। 2011 में 1.64 पे आ गए हम। इसका परिणाम क्या हुआ कि हम इस स्टेज में फॉलिंग ग्रोथ रेट वाले स्टेज में है। लेकिन अभी आपको क्या सिखाया जाता है कि हमारी जनसंख्या की स्थिरता कब आएगी? वो अभी नहीं आएगी, कहा गया 2045 तक आएगी। यानी कि 4th स्टेज में अभी भी, देखिए, अभी भी ये बात जरूर है कि ग्रोथ रेट जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो फॉलिंग है ना, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा है। ये जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक चीजें नहीं होंगी। वास्तविक स्थिति क्या है कि 2019 में जन्म दर जो हमारी थी वो प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2019 में जन्म दर जो थी वह थी प्रति 1000 की जनसंख्या पर 17.86, है ना। ये बर्थ रेट वाला है ना। बर्थ रेट प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में 17.86 लोग, यानी लगभग 18 लोग पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट जो है इसी समय में 2019 में जो डेथ रेट है वो है 7.23, 7.23, अर्थात प्रति 1000 की जनसंख्या पर लगभग 7 लोग मर रहे हैं। 8 लोग मान लीजिए, 8 लोग साल भर में 1000 में से 8 लोग कम हो रहे हैं और 17 लोग या 18 लोग उसमें जुड़ रहे हैं, यानी कि 10 लोग अतिरिक्त हैं, है ना। 10 लोग अतिरिक्त अभी भी हैं। जब ये बराबर पर आएंगे तब जाके स्टेबल कंडीशन पे हम आएंगे। बात समझ आ रही है? जब ये इस आप और इसको डाउन करिएगा, इसके बीच का डिफरेंस और डाउन करिएगा, भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं,
तो अभी 10 का अंतर है प्रति 1000 की जनसंख्या। ये अंतर जिस दिन 0 होगा उस दिन आपकी जनसंख्या स्टेबिलिटी पर आएगी, और उसके लिए अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि आपका जो TFR है वो 2.1 होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 होना चाहिए। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? तो एक औरत अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में, रिप्रोडक्टिव पीरियड का मतलब क्या? तो 15 से लेकर के और 55 साल या 45 साल की उम्र तक जितना बच्चा पैदा करने की उम्र है, उस उम्र में वो औसतन कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो जिस दिन भारत की औरतें 2.1 बच्चे पैदा करना शुरू करेंगी, उस दिन जाकर के हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक बराबर आएंगी लगभग, और तब हमारी जनसंख्या न बढ़ेगी न घटेगी, स्टेबल कुछ दिनों तक चलेगी। उसके बाद ये और फाल होगा बर्थ रेट, और जब फाल होगा तो सरकार आपसे कहेगी कि भाई बच्चे और पैदा करिए, और तब आप लोग करिएगा, तब तक मत करिएगा। चलिए आज इतना ही।